नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय जिला कोरबा छत्तीसगढ़। मैं यहाँ आज राजनीति विज्ञान विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर ए में द्वितीय सेमेस्टर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम की श्रेणी में आता है, उसमें एमए द्वितीय सेमेस्टर के सेकेंड प्रश्न पत्र समकालीन राजनीतिक जो पेपर है उसकी सेकेंड यूनिट द्वितीय इकाई में टॉपिक है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में NIEO बोलते हैं, NIEO, जो कि एन से है न्यू, आई से इंटरनेशनल, ई से इकोनॉमिक, ओ से ऑर्डर, NIEO शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। आता है कभी कभी एग्जाम के अंतर्गत, तो उसको याद रखिएगा। तो इसका हम अध्ययन करेंगे कि न्यू अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो न्यू अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहने का अभिप्राय है कि इससे पहले कोई अर्थव्यवस्था रही होगी जिसमें कुछ संशोधन करके न्यू अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यू अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये जानने से पहले हमको इसके बैकग्राउंड को समझना होगा कि न्यू अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। सर्वप्रथम इसकी मांग 1962 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत जो काहिरा में सम्मेलन हुआ था उसमें मांग हुई। गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन था, जो कि काहिरा में हुआ था, उसमें सर्वप्रथम इसकी मांग हुई थी। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत जो देश शामिल थे, आपको पता होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में तीसरी दुनिया के देश, या जो कि अमेरिका या जर्मनी के जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो भागों में दुनिया बढ़ गई थी, उसमें जो नहीं शामिल देश थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश थे। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले 1962 में इसकी मांग की गई थी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का गठन किया जाए। और ये क्यों हुआ, तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में तीन घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध और तीसरा सोवियत यूनियन का विभाजन। ये तीन घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़े परिवर्तन लाई, जिसमें से द्वितीय विश्व युद्ध तो मील का पत्थर हम कह सकते हैं कि इसके बाद राजनीतिक व्यवस्थाओं में इतना परिवर्तन हुआ कि हम पहले की और राजनीतिक व्यवस्था और दूसरे की राजनीतिक व्यवस्था में स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक व्यवस्थाओं में काफी परिवर्तन हुए। उन्हीं में से एक परिवर्तन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों का नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करना। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तीसरी दुनिया के देश, या दूसरी भाषा में कहें तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश स्वतंत्र होने लगे और इन्हें राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता तो मिल रही थी। सभी देश अंग्रेज साम्राज्य का पतन हो रहा था और दुनिया के अधिकांश देश धीरे धीरे कर आजाद हो रहे थे, लेकिन इनकी आज़ादी राजनीतिक रूप से ही थी। आर्थिक रूप से अभी भी बड़े देशों पे या बड़ी सत्ता वाले देशों पे अभी भी निर्भर थे। तो राजनीतिक आज़ादी तो इन्हें मिल रही थी, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिल रही थी। आर्थिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए ये देश, इस प्रकार के देश अभी भी विकसित देशों पर ही निर्भर थे। तो फिर स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ। और इससे पहले की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, जब देश आजाद हुए 50 के बाद की बात हम कर, या 1960 के दशक में जब चीजें परिवर्तित होने लगी थी, तो जो पहले की अर्थव्यवस्था थी, पहले की अर्थव्यवस्था
कब से? 1962 से पहले। 1962 से पहले की जो अर्थव्यवस्था थी वो न्याय और समानता पर आधारित नहीं थी। न्याय और समानता पर आधारित नहीं थी। जो न्याय और समानता की या दूसरे स्वरूप में कहें तो लोकतंत्र न्याय, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत और बेसिक सिद्धांत होते हैं उन पर आधारित नहीं थी, जिसमें न्याय और लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो 1960 से पहले की अर्थव्यवस्था थी वो न्याय और लोकतंत्र के बेसिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी। और जो ये नए देश स्वतंत्र हो रहे थे ये एक प्रकार से नए तरीके के उपनिवेशवाद, जिसको हम नव उपनिवेशवाद बोलते हैं, नव उपनिवेशवाद की जकड़ में या कैद में होते जा रहे थे ये जो देश स्वतंत्र हो रहे थे। नव उपनिवेशवाद क्या है? नव उपनिवेशवाद जैसे आपको पता होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का दुनिया के अधिकांश देशों पे राज था और वो राजतंत्र का अंतर्गत चीजें संचालित कर रहे थे। राजतंत्र आपको पता होता है। तो उस राजतंत्र जो कि आजाद मिल रही थी या दुनिया के देश ब्रिटिश अधिपत्य से अपने आप को जंगों से आजाद कर रहे थे, लेकिन उस आजादी, राजनीतिक आजादी के साथ साथ एक दूसरे तरीके का उपनिवेशवाद आ रहा था जो कि अर्थ पर आधारित था। आर्थिक गतिविधियों पर या अपनी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए वो दूसरे देशों, ब्रिटिश या उसी समान मजबूत या आर्थिक रूप से संपन्न देशों पर निर्भर थे। उसको नव उपनिवेशवाद की श्रेणी में दिया गया। तो ये देश जो आजाद तो हो रहे थे, विकसित विकासशील देश, लेकिन वो एक नए प्रकार के उपनिवेशवाद की जकड़ में आते जा रहे थे। तो अब क्या हुआ? जो 1962 में उपनिवेश आंदोलन के प्रणेताओं द्वारा पहली बार मांग की गई नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा समर्थन नहीं मिला और दुनिया के अधिकांश देश के लिए एक नई चीज थी। और इसकी शुरुआत 1960 में कायरा सम्मेलन में हुई, जो कि एक उपनिवेश देशों आर्थिक विकास की समस्याओं विषय पर वो सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 1970 में लुसाका में सम्मेलन हुआ आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद 1972 से 1973 क्रमशः सम्मेलन होते गए, जिनका 1972 में है जागरण में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें इस पर चर्चा हुई कि किस प्रकार का प्रावधान तैयार किया जाए। फिर 1973 में अल्जीरिया में बैठक हुई और उसमें किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर लाया गया है, जबकि विकासशील देशों को भी महत्व दिया जा सके उनकी आर्थिक गतिविधियों को। फिर इसके बाद 1 मई 1974 में संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा की गई, जिसमें कई योजनाएं या उसकी रूपरेखा क्या हो, कैसे होगी, उनका उल्लेख किया गया। जिसमें पहला था नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक घोषणा चार्टर प्रोवाइड करेगा, घोषणा के रूप में अपनी मांगों को, उनकी अपने सुझावों को रखेगा। दूसरा था नियमों के लिए कार्यवाही, नियमों की गतिविधियों के लिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। और तीसरा था राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों के लिए चार्टर बनाया जाए, जो कि 13 दिसंबर 1974 को बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें गतिविधियां संचालित की गई। तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को का पहला स्थापित करने के लिए पहला प्रयास ब्रेटन वुड्स में आधिकारिक रूप में किया गया। पहला प्रयास जो है वो
जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, ये 5 महाशक्तियां इसमें शामिल थी। बाद में सोवियत यूनियन ने इसका बहिष्कार कर दिया था, लेकिन ये आधिकारिक रूप से ब्रिटेन रूस में नहीं है व्यवस्था के लिए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो हमने 5 देशों का नाम बताया, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी उस समय के शक्तिशाली या विकसित राष्ट्र हुआ करते थे। तो इनके द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पहला प्रयास किया गया आधिकारिक रूप से। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो ये नए प्रकार के उपनिवेशवाद को लागू कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा उसको समाप्त करने के लिए, उसमें संशोधन के लिए प्रयास आया। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये विकसित देशों की एक चाल थी। जैसे विचार मानते भी हैं कि इस सम्मेलन के द्वारा जो विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, ये विकसित देशों का एक चाल हम बोल सकते हैं या प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, तीसरी दुनिया के देशों को दिखाने के लिए कि हम आपके लिए काफ़ी चिंतित हैं और हम आपके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस सम्मेलन के इस प्रयास का तीसरी दुनिया के देशों ने विरोध किया और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि नवोदित विकासशील देशों का यह विचार कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन एक दूसरे की समझौता तथा हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर करें। ये जो मांग थी या ये जो कंसेप्ट था, यही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत क्या है या नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का किन चीज़ों पे, किन मांगों पर आधारित है। उसमें से पहला है विश्व मुद्रा प्रणाली का सामान्यीकरण, मतलब कि कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए कि अनेक देशों की मुद्राओं में काफ़ी अंतर जो रहता है वो न हो। दूसरा है विकासशील तथा विकसित देशों के बीच तकनीकी हस्तांतरण। वो जो उससे पहले हुआ करता था, विकसित देश तकनीकी रूप से काफ़ी सक्षम थे और वो उन्हें तकनीक का हस्तांतरण विकासशील देशों को नहीं करते थे। तो इसका दुष्परिणाम यह होता था कि विकासशील देश हमेशा अपने प्रोडक्शन के लिए और उत्पादों के लिए विकसित देशों की तकनीक पर निर्भर रहते थे, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकते, विकासशील देशों का प्रभुत्व बना दिया, कंट्रोल बना रखा था। तीसरा पॉइंट है विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के वित्तीय बोझ को कम करना। इसमें ये मांग की गई कि जो बड़े देश हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो विकासशील देशों को आर्थिक रूप से सहायता करें ताकि वो अपने औद्योगिक विकास या अपने औद्योगिक गति को आगे बढ़ा सकें। चौथा पॉइंट था बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं का तर्कसंगत बनाना। जो पहले की कंपनियां होती थी वो या दूसरे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, वो अपनी मनगढ़ंत चीज़ों को करती थी और उसमें विकासशील देशों का ही लोग प्रभावित होता था। उसको कंट्रोल करने की या उसको परिसीमित करने की या नियंत्रित करने की बात नहीं गई। तीसरा था विकासशील देशों से व्यापार को बढ़ेगा। विकसित देश जो हैं वो विकासशील देशों से ट्रेड या व्यापार करने को प्राथमिकता दें, उनको भी जो चीज़ें हैं आदान प्रदान के लिए कोशिश करें ताकि उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। छठा पॉइंट है विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन। जो विकासशील देश जो प्रोडक्शन करते हैं, जो भी चीज़ें अपने देश में उत्पादित करते हैं, विकसित देश वो हालांकि विकसित देशों की उत्पाद की तुलना में न्यूनतम माने जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो खराब है। तो विकासशील देश भी विकासशील देशों के प्रोडक्शन को विकसित देश खरीदें और उनको व्यापारिक गतिविधि को प्रोत्साहन दें। कच्चे माल की कीमत घटाने करने की प्रवृत्ति का विरोध और कच्चे माल तैयार माल की कीमतों में अंतर न हो। होता क्या है कि कच्चे जो विकासशील देश हैं वो कभी राम या जिसका कच्चा माल करते हैं, वो विकसित देशों के पास जो तकनीकी और औद्योगिक विकास पहले से था, वो कच्चा माल उनको सप्लाई करते थे, फिर वहीं से वही माल तैयार माल और विकासशील देशों में आता था, तो दोनों की कीमतों में बहुत अंतर होता था। तो इसका नुकसान हम विकासशील देशों को होता था क्योंकि उन्होंने कम कीमत पे वो बेचा हुआ होता है कच्चा माल और उसी को अधिक कीमत पे खरीदते थे। तो मोटे रूप में
उनको दोहरा नुकसान होता था। कच्चे माल की भी कीमत अच्छी नहीं मिलती थी और जो उत्पादित माल है उसको भी अधिक कीमत पे खरीदना पड़ता था। तो ये इस अंतर को समाप्त करने की बात की। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल तथा आपने क्या राष्ट्रीय संप्रभुता को स्वीकार किया। पहले कहा था कच्चे माल बड़ी कंपनियां या बड़े देश हैं वो जो माल विकासशील देशों से लेते थे उसकी वो कीमत खुद ही तय करते थे और जब होता था अपनी इच्छा से लेते थे, नहीं लेते थे या उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते थे। तो ये भी मांग नहीं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों द्वारा ये मांग प्रमुखता से उठाई गई कि कच्चे माल पे जिस देश में वो उत्पादन हो रहा है कच्चे माल का उसी देश की संप्रभुता उस पर स्थापित रहेगी या उसी देश की संप्रभुता या अधिकार उस पर माना जाएगा। तो ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख मांग थी विकासशील देशों द्वारा की जो कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखी गई। इसमें हमको कुछ चीजें याद देने वाली ध्यान देने वाली चीजें कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के प्रमुख निर्धारक तत्व क्या क्या है के लिए आवश्यक है बच्चों के लिए। तो पहला पॉइंट है नव उपनिवेशवाद। जैसा कि हमने बताया था कि ब्रिटिश साम्राज्य की आधिपत्य से आजाद तो हो रहे थे लेकिन और आर्थिक गतिविधियों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे थे। तो एक तरीके से नव उपनिवेशवाद या नए प्रकार की उपनिवेशवाद की विचारधारा स्थापित हो रही थी जो कि अर्थ पर आधारित थी। ये प्रमुख निर्धारक तत्व है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नकारात्मक व्यवहार। बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो अपनी मनमर्जी से काम करती थी। तो ये भी पॉइंट था। तो तीसरा उत्तर दक्षिण के देशों में अंतर। सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण के देशों का है तो मतलब इसी में आगे एक पॉइंट है, दो पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग, दो पॉइंट हैं जो कि आपको याद करने की आदत होगी या इस नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से संबंधित हैं। उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा दक्षिण सहयोग। उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है? उत्तर दक्षिण का मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के मान लीजिए भूमध्य रेखा जो बिंदु पे है इसके ऊपर के देश जो है वो उत्तर के देश कहलाते हैं जो कि विकसित हैं सामान्य रूप से। अगर भौगोलिक रूप से इनका अध्ययन किया जाए, देखा जाए तो ये विकसित हैं। और दक्षिण का 0 डिग्री से नीचे के जो देश हैं इनको हम विकासशील की श्रेणी में रखते हैं। और आप अगर मैप का ध्यान से अध्ययन करेंगे तो ये आपको स्पष्ट नजर आएगा। तो विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में जो बात हो रही है अर्थव्यवस्था के नई अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए वो उत्तर दक्षिण संवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन ये कुछ मजबूरियां थी या विकसित देशों का राष्ट्रीय हित कह सकें या विकासशील देशों की मांग को ज्यादा मान लें, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में ये संवाद काफी आगे जाके कोई प्रभावकारी रूप में स्थापित नहीं हो पाया। उसके बाद जो विकासशील देश थे जिनको हम दक्षिण के देश कह रहे हैं इन देशों ने मिलकर आपस में ही कुछ सहयोग, विकसित देशों से इनकी अपेक्षाएं तो पूरी नहीं हुई, ये विकासशील देश ही आपस में मिलकर कुछ नया करने की दिशा में आगे बढ़े और इन्होंने अलग अलग कई संगठन बनाए जिनमें से G17 महत्वपूर्ण है दक्षिण दक्षिण सहयोग संदान में और G15 में हम बोल सकते हैं। G7 या G8 हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें से आते हैं। तो उत्तर और दक्षिण के देशों में काफी अंतर था। विकसित थे उत्तर प्रदेश और दक्षिण प्रदेश विकासशील थे। ये भी निर्धारक तत्वों में से इस मांग के प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट है बढ़ती अंतर्निर्भरता। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की एज है और तकनीक का विकास हो रहा है तो एक देश की अर्थव्यवस्थाएं दूसरे देश के अंदर निर्भर हो रही थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक देश अलग रह के अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकता है। तो अंतर्निर्भरता भी बढ़ रही थी।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है गैर तथा विश्व व्यापार संगठन जैसे प्रभावशाली संगठन जो रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उत्पत्ति या उनका अस्तित्व में आना भी इसके लिए अनिवार्य था। फिर और ब्रिटेन वुड्स की असफलता जो विकसित देशों द्वारा 5 देशों का समूह बना था, उसकी असफलता भी इस नई मांग को रखने के लिए काफी प्रभावकारी या महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसकी अंतर्गत प्रमुख अवधारणाएं क्या है? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुद्दे की प्रमुख अवधारणाएं या मुद्दे हम किसको मान सकते हैं? तो पहला है वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में संस्थागत परिवर्तन। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व व्यापार में संरक्षणवाद की नीति का अंत। संरक्षणवाद की नीति का अंत मतलब है कि विकसित देश अपनी हितों की प्रतिपूर्ति के लिए अपने सहयोगी राष्ट्रों को ज़्यादा महत्व देते थे या अपने देश की कंपनियों को संरक्षण प्रदान करते थे ताकि वो कोई गैर कानूनी या इलीगल काम या विकासशील देशों के हितों को बिना हाशिए पर रखते तब भी उनको नुकसान न हो। ये चीज़ें थे संरक्षणवाद के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्रीय नियमों की भूमिका पर नियंत्रण। नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्र उत्पादक देशों के संरक्षण, विकासशील देशों के आत्मनिर्भरता में वृद्धि। नेक्स्ट है तकनीकी आदान प्रदान और पूंजी स्रोतों का हस्तांतरण। ये प्रमुख मुद्दे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो अगर मोटे रूप में हम ये जानने का प्रयास करें कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नए देश आज़ाद हुए थे उपनिवेशवाद से, वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए विकसित देशों से जो सहायता मांगने का प्रयास कर रहे थे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, या सहायता के अपेक्षा हम कहें कि अपने आप को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो नए प्रकार का परिवर्तन चाह रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों में, वही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार हम ये चीज़ों को देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।